नमस्कार। स्वास्थ्य परिचर्चा पर आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारा उद्देश्य है कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए। और आज हमारे साथ में डॉक्टर के साहू जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है डायबिटीज़, शुगर पर। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ कॉमनली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो 30 साल के पहले के यदि किसी बच्चे में यदि डायबिटीज़ हो रही है उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। यह कॉमनली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। इसमें इंसुलिन ही मेन रूप से शरीर में उसका सेक्रीशन नहीं होता है, इस वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के काफ़ी कारण होते हैं। इसके अलावा गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स जो होती हैं उनमें कॉमनली ये होती है। इसके अलावा अदर रीजन की वजह से भी डायबिटीज़ होती है, जैसे कि कई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं या कई ड्रग्स की वजह से जो हम यूज़ करते हैं उनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं सर? डायबिटीज़ में पेशेंट जब आता है तो हमें कंप्लेन बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार उसे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनके हाथ पैर सुन्न होते हैं। तो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस। कई पेशेंट आते हैं जो कमज़ोरी की कंप्लेन लेके आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनका वेट रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। दिक्कत तो यही है कि हाथ पैरों में दर्द होता है, उससे पता चल जाता है कि शुगर बढ़ रही है, दवाई ले लेते हैं। स्मोकिंग वगैरह करते हैं आप? कुछ नहीं, कोई ना समझ। पैरों में दर्द डायबिटीज़ में कॉमनली होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल बढ़ता है तो न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी की वजह से कई बार पेशेंट पैरों में दर्द करके प्रेजेंट करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में कई बार जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ हैं, जैसे कि पैरों में खून ले जाने वाली नली हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ की वजह से पेशेंट जब चलता है तो उसे लगता है कि उसे बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है कि पैरों में दर्द हो रहा है। डायबिटीज लंबे समय होने के बाद ये दिक्कत होती है या शुरू से ये दिक्कत होने लगती है? लंबे समय के कॉम्प्लिकेशन है। यदि किसी पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, टाइम पे वो दवाई नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन यदि नहीं कर रहा है, तो लंबे समय में जाके इस तरह के चेंजेस आते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ में दो तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, एक तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा लिवर से रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। कई पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उन्हें आँखों से दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आँखों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्रोवैस्कुलर में जो बड़ी वेसल्स होती हैं उसमें जैसे कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करता है कि पैरों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, टाइप 2 डायबिटीज़ क्योरेबल है या नहीं? किस तरह से क्योरेबल हो सकती है? मेडिसिन से या योगा से या और कोई दिनचर्या में परिवर्तन से? इसमें ये होता है कि यदि आप पहले से ही अपना ध्यान रख रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है। लेकिन यदि इसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं, एक ग्लूकोज टॉलरेंस होता है और एक डायबिटीज़ होती है। ग्लूकोज टॉलरेंस रिवर्सिबल कंडीशन होती है। ये नॉन डायबिटिक और डायबिटिक के बीच की कंडीशन होती है, जिसमें यदि आप डाइटरी मॉडिफिकेशन यदि कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यदि कर देते हैं, तो डायबिटीज़ वाली कंडीशन में आप नहीं जा पाते हैं। इस वाली कंडीशन में यदि आप एक्सरसाइज और डाइट पे यदि कंट्रोल ले आते हैं तो आपको ड्रग्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये होता है कि शुरू में जब हमें पता चलता है कि यदि हमें डायबिटीज़ है तो हमें एक्सरसाइज पे और डाइट पे कॉमनली ध्यान देना ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि उन्हें करीब 4 से 5 किलोमीटर पर डे चलना है। इसके अलावा यदि वो योगा कर सकते हैं तो उन्हें योगा करना है। डाइट मॉडिफिकेशन में उन्हें अपना डाइट मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें कि उन्हें अपनी जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसे कम कर लेना है। इसके अलावा जो फैट डाइट वो रेगुलरली लेते हैं, एनिमल फैट्स जैसे लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल बंद करनी है। इसके अलावा यदि वो घी ले रहे हैं, घी भी बंद करना है। इस तरह से उन्हें जो सैचुरेटेड फैट हैं उन्हें अपनी डाइट में कम करना होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट से रिलेटेड ऑयल हैं, सरसों का ऑयल काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, सेफ ऑयल काफ़ी अच्छा होता है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में इसके अलावा ये होता है कि कई पेशेंट में फाइबर डाइट बहुत कम होती है, फाइबर डाइट वो नहीं लेते हैं, तो उन्हें हम लोग बताते हैं कि फाइबर डाइट उन्हें शुरू करनी है। जैसे कि फ्रूट्स जो लेना है उन्हें करीब करीब 500 ग्राम जो फ्रूट्स हैं पर डे लेना है। इसके अलावा उन्हें हम
फाइबर डाइट में सैलेड खाने के लिए बोलते हैं कि 300 ग्राम तक सैलेड उन्हें पर डे लेना है। तो इस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन से काफ़ी कुछ वो अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कर सकते, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः इन्हें डायबिटीज़ से रिलेटेड जो अदर कॉम्प्लिकेशन है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः इन्हें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना मैं मुलायम सिंह डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट में हाइपर और हाइपो कभी इमरजेंसी में फंस जाती है या ट्रैवलिंग में फंस जाती है, तो इनको कैसे प्रोवोकेशन से बचाया जा सकता है और क्या उपाय करने पड़ेंगे? डायबिटीज़ पेशेंट यदि इंसुलिन ले रहा है तो उसे हाइपो में जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी वो यदि ट्रैवलिंग में जा रहा है और उसे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो उसे अपने पास चॉकलेट रखना चाहिए जिससे वो तुरंत ही उसे ले ले, जिससे कि हाइपो से वो बच सके। हाइपर वाली कंडीशन में यदि कोई आता है तो उसे जाके मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग रेगुलर डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, इसकी वजह से उन्हें पता नहीं रहते उनका शुगर लेवल कितना है। अतः मॉनिटरिंग के लिए उन्हें टाइम पे अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर और हर 6 महीने में HbA1c करवाना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें अपना पता रहे कि कब वो हाइपो में जा रहे हैं, कब उनका हाइपर हो रहा है। सर, डायबिटीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? 2 तरह के होते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जो छोटी वेसल्स हैं सबसे पहले वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि पेशेंट को मोतियाबिंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से किडनी डिसीज़ में भी डायबिटीज़ रिलेटेड नेफ्रोपैथी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। कई पेशेंट बताता है कि हमें हाथ पैर सून हो रहे हैं। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट। डायबिटीज़ मरीज ऐसे हैं जिनका शुगर लेवल बहुत अधिक होता है और इंसुलिन लेने से उन्हें डर लगता है। इंसुलिन कितना सेफ है? इंसुलिन डायबिटीज़ का सबसे बेस्ट इलाज होता है, क्योंकि इंसुलिन जो भी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ से रिलेटेड है उन्हें रोकता है। अतः हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रेफर भी करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें बताना है कि इंसुलिन ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन पेशेंट चूँकि इंजेक्शन की वजह से उसे फोबिया होता है कि पर डे उसे इंजेक्शन लगेगा, इसलिए मेडिकेशन हम लोग शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद तुरंत तो असर नहीं करती है, लेकिन अगर आप के पता लगते ही अगर आप अपनी मतलब जीवन शैली, खान पान की शैली में बदलाव ले आएँ और अपनी दिनचर्या में बदलाव ले आएँ तो काफ़ी हद तक शुगर को पहले ही कंट्रोल आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो उसे, और वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, मतलब उसकी शुगर इतनी है कि वो अपनी डाइट और जीवन शैली से के बदलाव से ही वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे डाइट का मतलब है आप मीठी चीज़ों से परहेज करें, जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा है उस पर परहेज करें। आयुर्वेद तो कहता है कि रोटी भी ज़्यादा हम लोग मतलब जो आज की लाइफ स्टाइल है खान पान की, वो बिल्कुल गलत है, आयुर्वेद के अनुसार नहीं है। आयुर्वेदिक या एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है, कोई थेरेपी जिससे दोबारा से शुरू हो सके उसमें इंसुलिन बीटा सेल से बनता है, क्योंकि बीटा सेल यदि डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इंसुलिन बनने के कोई चांसेस किसी मेडिसिन से नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक्चुअली बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से ही होती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस में हमेशा ही हम लोग इंसुलिन ही देते हैं। इसके अलावा और कोई मेडिसिन टाइप 1 डायबिटीज़ में है ही नहीं इंसुलिन के अलावा। टाइप 2 डायबिटीज़ में मदद कर देती हैं, मतलब बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे मेथी दाना है, जामुन की गुठली है, और जैसा कि सर ने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब फाइबर्स जो हम खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऑयली, मतलब जो वैसे आयुर्वेद कहता है कि ये स्रोतस जो हमारे शरीर में जगह जगह सारे मतलब सिस्टम के स्रोतस हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। और ब्लॉकेज का कारण क्या है? यही हमारी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड खाना, ऑयल का ज़्यादा प्रयोग करना, तेल मसाले मिर्च ये ज़्यादा, मतलब तेल तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें ये ज़्यादा खाना, इवन अभिसंधि मतलब जो कफ को बढ़ाती हैं चीज़ें, आयुर्वेद कहता है कि कफज बीमारी है, जो कफ को बढ़ाती हैं बीमारियां, वो मतलब इस बीमारी में कफ की वृद्धि से ही डायबिटीज़ होता है। तो हम अपने आहार में ही परिवर्तन करके, जैसा कि सर ने बताया कि ऑयली कम, मैदा कम, मतलब जो चीज़ें हमें गरिष्ठ हैं, एक सीधी सी बात अगर मोटे तौर पे कहें तो हम उन चीज़ों, लघु आहार से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल शुरू में कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि मेरी डायबिटीज़ 500 हो गई है तो अब आप आयुर्वेदिक से हमें जल्दी ठीक कर दें तो कम चांस हैं, बहुत कम चांस होते हैं।
उसमें तो बेस्ट यही होता है कि आप एलोपैथिक साथ में रखिए, तो आयुर्वेद भी रखिए। जैसे जैसे आपका थोड़ा अगर इंसुलिन सिक्रीशन बॉडी में बढ़ता है तो एलोपैथिक थोड़ा रिड्यूस करते जाइए, यही कॉम्बिनेशन चलता है। और इससे मरीज मतलब डायबिटीज़ के सिम्टम ज़्यादा नहीं उभर पाते हैं। और अगर हम सोचें कि आपकी डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है, मतलब 300-400 के ऊपर है, और हम आयुर्वेद से कंट्रोल कर लें तो बहुत स्लो होता है। क्योंकि इसके लिए भाई ये सोचिए, शरीर में आपने 10वें साल से अपथ्य का सेवन किया है, उसकी वजह से डायबिटीज़ हुआ, तो आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, लगभग साल भर तक दवा को असर करने में, आयुर्वेदिक दवा को असर करने में समय लगता है।